दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे आपको ले चलते हैं आज के सेगमेंट में। आज के क्लास में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो टुडे सेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपकी स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद में करंट अफेयर अवार्ड, यानी कि एक अवार्ड हम डेली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी शांति पुरस्कार 2019-20 के लिए, जो कि 2021 में प्रदान किए गए हैं। तो किसको प्रदान किए गए हैं, कितनी राशि दी जाती है और 2019 के लिए किसको दिया गया था, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। केंद्र सरकार का पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार, तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम आपको स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाई देंगे लास्ट में। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया है, इसका नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ, इंद्रजाल, इंद्रकवच या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि इंद्रजाल नाम रखा गया है जो नया यहाँ पर रोबोट बनाया गया है। रोबोट ड्रोन है, एक तरह का जो है पहला ऐसा ड्रोन बनाया गया है जो रोबोटिक्स प्रणाली पर कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, आईआरसीटीसी अगस्त 2021 में 7 ज्योतिर्लिंग सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों के लिए कौन सी ट्रेन संचालित कर रहा है? देवदर्शन, भारत दर्शन, ज्योतिर्लिंग एक्सप्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है बी, यानी कि भारत दर्शन के नाम से आईआरसीटीसी एक नई ट्रेन यहाँ पर चालू करने वाला है, जो कि 7 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थानों का आपको दर्शन कराएगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सरल पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी या फिर एसबीआई। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि एलआईसी के द्वारा सरल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कल वाली करंट अफेयर से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर आपका रिवीजन करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज, यानी कि 4 जुलाई 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सारे प्रश्नों को आइए डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन बी है पूजा रानी, ऑप्शन सी है रानी रामपाल, ऑप्शन डी है दीपा कर्माकर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए यहाँ पर ध्वजवाहक चुना गया है, जो ध्वज लेकर के सबसे आगे आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। तो याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक खेल कब स्टार्ट हो रहे हैं? 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। पैरालंपिक खेलों में 24 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य पैरालंपिक खेल खेले जाएंगे। कहां पर? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु को 2016 रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था, ये भी आपको याद रखना है। 2016 के रियो ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों में मरियप्पन थंगावेलु का भी नाम शामिल है। 5 लोगों को 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, शीर्ष खेल रत्न पुरस्कार होता है जो वो प्रदान किया गया है, जिसमें मरियप्पन थंगावेलु का भी नाम है। ठीक है, याद रखिएगा पैरा हाई जंपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, शैलजा चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो अभी तक मुख्यमंत्री कौन थे, क्यों इस्तीफा दे दिया, आइए पूरी जानकारी देखते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना है। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। वे तीरथ सिंह रावत का स्थान लेंगे, जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों पहले राजनीतिक कारणों की वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
अभी हाल ही में देहरादून में हुए विधायक दल की बैठक के दौरान राज्य के नेताओं के द्वारा पुष्कर सिंह धामी को अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। तो नाम याद रखिए, पुष्कर सिंह धामी। अभी तक कौन थे मुख्यमंत्री देहरादून के, मतलब कि उत्तराखंड के? तो याद रखिए तीरथ सिंह रावत अभी तक मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 1 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 20 जून? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डेज यहाँ पर मनाया जाता है। पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में और क्या रखी गई है इस वर्ष की थीम, ये भी आइए देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। डेट फिक्स नहीं है, बस जुलाई के पहले शनिवार को यहाँ पर कोऑपरेटिव डेज मनाया जाता है। यह पहली बार 2005 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव दिवस का उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या रही है? तो कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अ पीपुल सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी इस वर्ष की थीम रही है। थीम को जरूर याद रखिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में दिवस के साथ साथ अब थीम भी पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सैल्यूट डॉक्टर के नाम से एक बैंकिंग समाधान किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? SBI, ICICI, एक्सिस या फिर HDFC? आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है बी, यानी कि ICICI बैंक के द्वारा सैल्यूट डॉक्टर के नाम से एक बैंकिंग समाधान यहाँ पर जारी किया गया है। देखिए, तो ICICI बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है। सैल्यूट डॉक्टर के नाम से यह समाधान हर डॉक्टर के लिए अनुकूलित बैंकिंग के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाएं बनाता है, यानी कि हर डॉक्टर के लिए बनाया गया, हर डॉक्टर इसको यूज कर सकता है, आसानी से यूज कर सकता है। यह पहल एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ICICI स्टॉक के द्वारा संचालित की जा रही है। तो याद रखिएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? ICICI स्टॉक, जिस पर कि सैल्यूट डॉक्टर नाम से यहाँ पर ऐप जारी किया गया है। समाधान ज़्यादातर डिजिटल और तत्काल है, यानी कि डिजिटल समाधान है और जल्द से जल्द सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। ICICI बैंक का है सैल्यूट डॉक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आइए देखते हैं इनकी इनकम कितनी है और कितना कमाते हैं ये एक पोस्ट से इंस्टाग्राम पर। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो विराट कोहली हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक फोटो पोस्ट के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त किए हैं, यानी कि एक फोटो सेंड कर देते हैं और 5 करोड़ रुपए प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं डिपॉजिट करना है, 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो ये कमाने नहीं जाएंगे। ठीक है ना, बस अपना एक फोटो अपलोड कर देंगे इंस्टाग्राम पर और इनके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसी होनी चाहिए भाई लाइफ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इंस्टाग्राम पर उनके 125 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनकी कुल संपत्ति $60 मिलियन है। ये भी आपको याद रखना है। इस सूची में एकमात्र अन्य भारतीय कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा जोनास, जिन्हें इस चार्ट में 27वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में एक और भारतीय है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक और भारतीय कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोनास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देश में अपनी तरह की पहली पर्यावरण परीक्षण सुविधा की आधारशिला कहां पर रखी गई है? एनवायरमेंट का यह प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशाखापट्टनम, पटना, भोपाल या फिर जयपुर? तो कहां पर पहली पर्यावरण परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी गई है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि विशाखापट्टनम में पहली यहाँ पर पर्यावरण परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी गई है। देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड की विशाखापट्टनम इकाई में पर्यावरण परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए एक आधारशिला रखी गई है। यह देश में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। शुरू होने के बाद यह सुविधा टॉर्पीडो और अंडर वाटर हथियारों के परीक्षण की आधारभूत संरचना की क्षमता को भी बढ़ाएगी। इसमें एक कंपन प्रशिक्षण सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। तो ये आपको याद रखना कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा विशाखापट्टनम इकाई में पर्यावरण परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। अगला सेगमेंट है 4 जुलाई 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पैरा एथलीट अजीत सिंह ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये किस जिले के निवासी हैं? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर विदिशा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ग्वालियर के निवासी हैं पैरा एथलीट अजीत सिंह, जिन्होंने पैरा टोक्यो ओलंपिक के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया, अपने दोस्त को बचाते हुए इनका हाथ कट गया था। आइए आपको जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, ग्वालियर के पैरा एथलीट अजीत सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यह ऐसा करने वाले प्रदेश के पहले एथलीट बन गए हैं।
नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए ट्रायल में अजीत सिंह ने F46 कैटेगरी में 63.96 मीटर जेवलिन थ्रो करके यह उपलब्धि हासिल की। यानी कि ये एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। अजीत का एक ट्रेन एक्सीडेंट में दोस्त को बचाते हुए कोहनी के नीचे का हाथ कट गया था। तो ट्रेन एक्सीडेंट में अपने दोस्त को बचाते हुए इनका हाथ कट गया था। याद रखिएगा, अजीत सिंह इनका नाम है। प्रदेश के पहले ऐसे पैरा एथलीट है जिनका चयन पैरालंपिक खेलों के लिए हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो आयकर विभाग के भोपाल जोन की नई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया है? प्रियंका शर्मा, राधिका रॉय, लेखा कुमार, आरती तिवारी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि लेखा कुमार को आयकर विभाग के भोपाल जोन की नई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बनाया गया है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो 1990 बैच की IRS अधिकारी लेखा कुमार आयकर विभाग के भोपाल जोन की नई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होंगी। जॉन को डॉक्टर RK पालीवाल के सेवानिवृत्त होने पर इस पद पर एक पूर्व अधिकारी की तलाश थी। तो अभी तक यहाँ पर इस जोन को जो है RK पालीवाल जो सेवानिवृत्त हो गए थे, उनकी जगह पर एक मतलब कि अधिकारी की जरूरत थी। तो अभी हाल ही में लेखा कुमार को यहाँ पर आयकर विभाग का नया प्रिंसिपल ऑफ चीफ बनाया गया है। अभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पुणे के पास में इसका स्थायी प्रभाव था। यानी कि अभी तक इस विभाग के पूरे कार्यभार कौन देख रहा था? तो पुणे के आयकर चीफ यहाँ पर देख रहे थे। अब जो है लेखा कुमार को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आपका स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, कोलन बंदरगाह किस नहर में स्थित है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पनामा नहर के अंदर जो है कोलन बंदरगाह स्थित है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 82 किलोमीटर की लंबाई है पनामा नहर की, और यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो याद रखिएगा, कोलन बंदरगाह पर जो है प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली ये नहर है पनामा नहर, इसका नाम है। 82 किलोमीटर लंबाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर, ग्वालियर, सूरत, दुर्गापुरा। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि दुर्गापुरा में विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष स्थापित किया गया है। दुर्गापुरा में भी कहाँ पर? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में। दुर्गापुरा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष स्थापित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? स्टैटिक का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंडीज, हिमालय, रॉकीज या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की भी सबसे लंबी पर्वतमाला है। आइए आपको जानकारी देते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व में तो वो है हिमालय की, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा, लंबी कौन सी है जो पर्वत श्रृंखला? तो एंडीज है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जिसे कि नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी शांति पुरस्कार 2019-20 के लिए, जिसे 2021 में प्रदान किया गया है। तो देखिए, आइए कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। तो भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 1955 से लगातार प्रदान किया जा रहा है। तो कब से दिया जा रहा है? 1955 से गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर को 125वीं जयंती पर इनकी जो है महात्मा गांधी की जयंती पर इसकी स्थापना की गई थी। इसमें पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो राशि भी याद रखिए, गांधी शांति पुरस्कार 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसी से आपको कनेक्ट करते हुए ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राशि किस पुरस्कार में प्रदान की जाती है? तो महात्मा गांधी पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाने वाली सबसे ज़्यादा राशि महात्मा गांधी पुरस्कार में दी जाती है। ये भी आपको यहीं पर याद रखना है। 2019-20 का गांधी शांति पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा 22 मार्च 2021 को प्रदान किया गया। डेट भी आप याद रखिए, 22 मार्च 2021 के लिए 21 को 2019-20 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? तो वर्ष 2020 के लिए बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। इन्हें वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है।
2019 की भी बात कर लेते हैं तो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल को दिया गया था। ठीक है, तो ओमान के सुल्तान थे जिनका निधन हो चुका है। कौन है वो? तो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार सुल्तान काबूस बिन सैद अल को दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार गांधीवादी और अहिंसक प्रयासों के लिए दिया जाता है। आपने गांधीवादी विचारों में और कितने अहिंसक प्रयास किए हैं, कितनी शांति फैलाने के प्रयास किए हैं पूरे विश्व में, इसके लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। 2020 की जो पुरस्कार है तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट देखते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि सिराज हिंद के नाम से किसे जाना जाता था मुगल काल में। सही आंसर है जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। आइए देखते हैं किस किसने जानकारी दी है। तो शैलेंद्र चौधरी ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद में पूनम विश्वकर्मा ने भी बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। उसके बाद में पूनम विश्वकर्मा ने वेरी हेल्पफुल वीडियो बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में SK बुंदेला ने जौनपुर बताया, राधे श्याम शुक्ला ने नाइस क्लास कहा है, बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद सचिन पारासर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अंतिमा तिवारी ने बताया फिरोज शाह केप्ट इन मेमोरी ऑफ हिज कजिन जोना खां। तो जोना खां के निर्माण में ये जो है जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह के द्वारा की गई थी, ये बताया अंतिमा तिवारी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अंतिमा तिवारी ने जौनपुर वाज नॉन एज सिराज हिंद, ये भी बताया, बहुत अच्छा है। उसके बाद में भारती मानिक ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। ऊषा मार्स खोले ने बहुत जानकारी दी है। निखिल चौहान ने काफ़ी अच्छा बताया है और सुरभि तिवारी ने अच्छी बताई है जानकारी। आरती लोधी ने बहुत अच्छा बताया है। उसके बाद में मेड इजी ट्रिक ने बहुत अच्छी बताया। धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और एक दूसरे का कमेंट जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि हर एक कमेंट अपने आप में यूनिक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए आज का प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? इससे पहले आगरा राजधानी हुआ करती थी। ठीक है ना। बाकी आपको बता दें रोज दोपहर 12:30 बजे हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं MPPSC वालों के लिए, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल हमने मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जबलपुर संभाग की एक्स्ट्रा अलग से वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें जबलपुर संभाग के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है और जबलपुर संभाग से संबंधित MCQs भी कराए हैं, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आपका जबलपुर संभाग को ही लेकर हमने कल बनाया था। बाकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सक्सेस जंक्शन के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से चैनल ज्वाइन करके पुरानी सारे वीडियो, सारे अवार्ड्स और सारे के सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए सुबह 7:30 बजे ऐसी बेहतरीन करंट अफेयर की क्लास और दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।